नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम एल्गी यानी शैवाल का एक मेंबर वाउचेरिया को कंटिन्यू करेंगे। आज इसका तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। पीछे दो पार्ट हमने पढ़े थे, उसके अंतर्गत हमने वाउचेरिया के थैलस की स्ट्रक्चर का हमने अध्ययन किया था और वाउचेरिया के अंदर वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने अध्ययन किया था। आज इस अंतिम पार्ट के अंतर्गत हम वाउचेरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, वाउचेरिया का जो थैलस होता है यह फिलामेंटस होता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें इस प्रकार से वाउचेरिया के फिलामेंट्स दिखाई देते हैं और इन्हीं फिलामेंट्स पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान विभिन्न सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया और ऊगोनियम का डेवलपमेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वाउचेरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यह ऊगेमस या विषम युग्म की प्रकार का होता है। यह हमने पहले भी पढ़ा है, वोल्वॉक्स के अंदर और कारा दोनों के अंदर पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ऊगेमस प्रकार का रिप्रोडक्शन यहाँ पर पाया जाता है। रिप्रोडक्शन के दौरान दो प्रकार के जननांग, नर जननांग और स्त्री जननांग भाग लेते हैं। वाउचेरिया के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर जननांग होता है उसे पुंधानी या एंथ्रीडियम कहते हैं, तथा जो स्त्री जननांग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम अंडधानी या ऊगोनियम कहते हैं। और इस प्रकार की जो व्यवस्था है जहां पर एंथ्रीडियम और ऊगोनियम का फॉर्मेशन होता है, इस प्रकार का रिप्रोडक्शन ऊगेमस प्रकार का होता है, क्योंकि एंथ्रीडियम और ऊगोनियम में बनने वाले मेल और फीमेल गैमिट, जिन्हें हम नर युग्मक और मादा युग्मक कहते हैं, ये आकार और आकृति में समान नहीं होते हैं, अतः ये ऊगेमस प्रकार का या विषम युग्मक की प्रकार का जनन कहलाता है। वाउचेरिया की जो अधिकांश जातियां होती हैं वे समजालिक या उभयलिंगाश्रयी होती है, जिसे हम होमोथेलिक और मोनोसियस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इन पादपों के अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी एंथ्रीडियम और ऊगोनियम जो है यह एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन जिसमें एंथ्रीडियम और ऊगोनियम एक ही प्लांट पर बनते हैं उसे हम मोनोसियस कंडीशन कहते हैं। लेकिन वाउचेरिया डाइकोटेमा, वाउचेरिया लिटोरिया आदि कुछ जातियां ऐसी है जो विषम जालिक या डायोसिस होती है और हेटेरोथेलिक या डायोसिस होती है, यानी यहाँ पर मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट मेल प्लांट पर होता है और ऊगोनियम का डेवलपमेंट फीमेल प्लांट पर होता है, परंतु अधिकांश पादप जो है ये समजालिक या उभयलिंगाश्रयी या कहने का मतलब है मोनोसिस होते हैं और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है एक ही वाउचेरिया के ऊपर बनते हैं। यहाँ पर हम एक होमोथेलिक प्लांट है, ये मोनोसिस प्लांट है। वाउचेरिया का हम थैलस देख रहे हैं। इस थैलस के अंदर हम देखते हैं कि ये साइफोनेसियस थैलस होता है, फिलामेंटस एल्गी है। इनके ऊपर यहाँ पर इस प्रकार से ऊगोनियम का डेवलपमेंट होता है, ये एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होता है। तो एंथ्रीडियम और ऊगोनियम जो है दोनों का डेवलपमेंट पास पास ही होता है। एंथ्रीडियम जो है इसके अंदर एंथेरोजोइड का डेवलपमेंट होता है, जबकि ऊगोनियम के अंदर ओवम का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार हम यह डायग्राम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एंथ्रीडियम और ऊगोनियम जो है, जो कि क्रमशः मेल और फीमेल, एंथ्रीडियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ऊगोनियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इनका निर्माण जो है वाउचेरिया के थैलस पर इस प्रकार से होता है। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इन दोनों का जो डेवलपमेंट का प्रक्रम है यह संपन्न होता है। सामान्यतः इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं ये प्रखर प्रकाश की उपस्थिति में विकसित होते हैं। जब लाइट की इंटेंसिटी तेज होती है उस समय होते हैं, और इस समय जो है टेरिस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं, स्थलीय पादप जो है, उनके अंदर जब मिट्टी नम होती है या अगर पानी में उगने वाले पादप है तो शांत जल में उगने वाले जो तंतु है उन पर यह कंडीशन पाई जाती है।
पुंधानी और अंडधानी तो एंथ्रीडियम ऊगोनियम जो है प्राय समीपवर्ती शाखाओं पर ही विकसित होते हैं। ये पास पास स्थित शाखाओं पर विकसित होने वाले अंग होते हैं। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले पुंधानी या एंथ्रीडियम पर कि पुंधानी या एंथ्रीडियम जो है इसका विकास जो है किस प्रकार से होता है। एंथ्रीडियम का विकास जो है यह मेन फिलामेंट पर या उसकी कोई ब्रांच पर होता है। ये जो है वाउचेरिया के जो मुख्य तंतु होते हैं उनके ऊपर या उसकी पार्श्व शाखाओं पर इनका निर्माण होता है। और जब एंथ्रीडियम का निर्माण होता है उस समय जो एंथ्रीडियम का निर्माण करने वाली जो शाखा है उसके डिस्टल एंड पर यानी उसका जो दूरस्थ छोर होता है, अंतिम सिरा जो होता है, अंतिम सिरे पर कोशिका द्रव्य स्थगन हो जाता है। यानी मान लीजिए ये है जो एंथ्रीडियल ब्रांच हम कह रहे हैं, ये एंथ्रीडियल ब्रांच का जो अंतिम सिरा है, अंतिम सिरे पर धीरे धीरे जीव द्रव्य जो है स्थगन होने लग जाता है तथा इसमें केंद्रक व क्रोमेटोफोर काफी संख्या में एकत्रित होने लग जाते हैं। ये जो अंतिम सिरा है यहाँ पर जो केंद्रक है, क्रोमेटोफोर है, ये धीरे धीरे जो है एकत्रित होने लग जाते हैं। और इसके साथ साथ अधिकांश जातियों में यह दूरस्थ भाग जो है कुंडलित हो जाता है। देखिएगा आप यहाँ पर धीरे धीरे कुंडलित होने लग गया है, थोड़ा और ज्यादा कुंडलित हो गया और यहाँ पर थोड़ा और ज्यादा कुंडलित हो गया। तो यहाँ पर जो एंथ्रीडियल ब्रांच जो होती है इसमें धीरे धीरे कोशिका द्रव्य सघन होता है, केंद्रक और क्रोमेटोफोर इकट्ठे होते हैं और भाग जो है ये कोइल्ड होने लग जाता है और अंत में एक अनुप्रस्थ पट्ट का निर्माण होता है, ट्रांसवर्स सेप्टम बनता है जिससे इसका शेष थैलस से संपर्क टूट जाता है। यहाँ पर देखिए हम ये देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर एक सेप्टम का निर्माण हो जाता है। जब ये ब्रांच पूरी डेवलप हो जाती है यहाँ पर इसके आधार भाग पर एक सेप्टम बनता है। सेप्टम बनने से इसके आगे वाली जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं एंथ्रीडियम बोल देते हैं। ये जो एंथ्रीडियम है इसका निर्माण यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर काफी अधिक संख्या के अंदर यहाँ पर केंद्रक और क्रोमेटोफोर, न्यूक्लियस और क्रोमेटोफोर जो एकत्रित हो जाते हैं। अब ये जो कुंडलित शीर्ष भाग है इसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं। और इसमें उपस्थित केंद्रक जो है उनमें कई समसूत्री विभाजन होते हैं और काफी केंद्रक जो है इसका निर्माण इस एंथ्रीडियम के अंदर हो जाता है। उसके पश्चात इस एंथ्रीडियम का जो जीव द्रव्य है अनेक एक केंद्र के खंडों में विभाजित हो जाता है। यानी जितने भी केंद्रक हैं उन सभी केंद्रकों के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाता है। जो अभी समसूत्र विभाजन के फलस्वरूप जो केंद्र काफी केंद्र तो इसमें इकट्ठे हुए थे, कुछ समसूत्र विभाजन से केंद्रकों की संख्या और बढ़ गई और अब प्रत्येक केंद्र के चारों तरफ थोड़ा सा जीव द्रव्य जो है इकट्ठा होकर जो है एक केंद्र की खंड बना लेते हैं, मोनोन्यूक्लियट सेगमेंट्स बन जाते हैं। और अब यह प्रत्येक खंड इसके अंदर रूपांतरण होता है और एक द्विकशाभिक कुमणु बाइफ्लैजिलेट एंथीरोजोइड बनता है। हम यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से, ये जो है इस प्रकार से छोटे छोटे एंथीरोजोइड बन जाते हैं। बाइफ्लैजिलेट इसलिए क्योंकि इसमें दो कशाभिकाएं जो है इसमें पाई जाती है। तो प्रत्येक कुमणु या एंथीरोजोइड जो है इसके अंदर दो कशाभिकाएं मौजूद होती है और जैसा कि हमने बताया था एक केंद्र की खंड होती है तो एक केंद्र के यहाँ पर पाया जाता है। तो दोनों कशाभिकाएं जो है इनकी लंबाई असमान होती है, एक कशाभिका छोटी होती है और दूसरी लंबी होती है। और ये सामान्यतः पुमणु जो है एंथीरोजोइड की लेटरल वॉल पर पार्श्व भित्ति पर जुड़े होते हैं। और ये जो पुमणु जो है इनका विमोचन, इनका लिबरेशन जो होता है, इनके मुक्त होना जो होता है यह एंथ्रीडियम के अग्रभाग में उपस्थित छिद्र द्वारा होता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एंथ्रीडियम है, इसका जो अग्रभाग है सिरा, इस पर एक छोटा सा छिद्र बनता है। इस छिद्र के द्वारा एंथीरोजोइड जो है ये बाहर की तरफ मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन एंथीरोजोइड्स का विमोचन जो है, लिबरेशन जो है इसके शीर्ष भाग पर बने हुए एक छिद्र के द्वारा होता है। हालांकि कुछ वाउचेरिया जो है इसके अंदर पुमणों का विमोचन जो है इसकी पार्श्व भित्ति पर एक या अधिक छिद्र बनने से भी होता है, लेकिन सामान्यतया इसके शीर्ष भाग पर छिद्र बनता है और जो एंथीरोजोइड है मुक्त हो जाते हैं। अगला है ऊगोनियम का डेवलपमेंट या अंडधानी का विकास। यह अंडधानी का विकास जो है वाउचेरिया में किस प्रकार से होता है। सामान्यतः ऊगोनियम का विकास जो है एंथ्रीडियम के आधार के निकट ही होता है। एंथ्रीडियम जो है, एंथ्रीडिया और ऊगोनिया दोनों एक दूसरे के समीप ही विकसित होती है, ताकि जब दोनों एक दूसरे के समीप बनेंगी तो निषेचन की प्रक्रिया में सहायता रहती है। इसलिए इन दोनों का विकास सामान्यतः पास पास ही होता है। और इस स्थान के ऊपर क्या होता है कि जैसे ये एंथ्रीडियल ब्रांच है, इसके साथ साथ ही जब एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट प्रारंभ होता है उसी के साथ साथ ऊगोनियम का डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है। और इसके पास स्थित जो है ब्रांच, यहाँ पर कुछ जीवद्रव्य सघन होने लग जाता है और जीवद्रव्य जब सघन होता है
इसे हम कहते हैं वांडर प्लाज्म कहते हैं। तो यह सघन कोशिका द्रव्य जो है यह वांडर प्लाज्म कहलाता है। और धीरे धीरे यह जीव द्रव्य जो है यह एक उभार के अंदर विकसित होने लग जाता है। इस स्थान पर एक उभार उत्पन्न होता है जो विकसित होकर अंडधानी बनाता है। तो ये धीरे धीरे उभार जो बना है ये धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है और ज्यादा बड़ा हो जाता है और फाइनली यह ऊगोनियम के अंदर विकसित होता है। और इस ऊगोनियम के अंदर अनेक केंद्रक और क्रोमेटोफोर जो है ये आ जाते हैं तथा इसके साथ साथ संचित भोजन जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पर केंद्रक है, क्रोमेटोफोर्स है, संचित भोजन है, ये सभी जो है ऊगोनियम के अंदर आ जाते हैं। और अंतिम अवस्थाओं में इस अंडधानी के आधार पर एक पट का निर्माण हो जाता है, सेप्टम बन जाता है। सेप्टम बनने से यह अंडधानी जो है पूरे थैलस से अलग हो जाती है और इस प्रकार ऊगोनियम जो है इसका निर्माण जो है यह हो जाता है। यह जो अंडदानी बनती है यह गोल होती है अथवा नाक रूपी होती है, नाशपति के समान होती है और इसके शीर्ष भाग पर एक चोंच स्थित होती है। यह जो अंडदानी बन रही है इस अंडदानी के शीर्ष भाग पर एक चोंच स्थित होती है। सामान्यतः गोल न होकर यह नाक रूपी होती है और चोंचदार होती है। एक शीर्ष भाग पर एक बीक स्थित होती है। और जब यह मेच्योर हो जाती है उस समय मेच्योर के अंदर केवल एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसा कि हमने बात की थी पहले कि इसमें कई न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं, लेकिन जब परिपक्व होती है उस समय फाइनली इसमें एक ही केंद्रक बचता है और इसमें उपस्थित अन्य सभी केंद्रक जो है ये अपहासित हो जाते हैं, विलोपित हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो है फाइनली जो है इसके अंदर केवल एक ही केंद्रक होता है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि जब ये जो पट का निर्माण होता है उससे पूर्व सभी केंद्रक जो है ये मुख्य थैलस में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो दोनों मत है यहाँ पर, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार नष्ट हो जाते हैं, विलोपित हो जाते हैं, तो कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये मुख्य थैलस में स्थानांतरित हो जाते हैं। लेकिन फाइनली जो भी सिचुएशन रहती है, फाइनली जो अंडधानी जो है इसके अंदर केवल एक ही केंद्रक मौजूद होता है जो कि पट के द्वारा अलग हो जाता है। और धीरे धीरे यह जो जीव द्रव्य है ये सिकुड़ने लग जाता है। सिकुड़ने के उपरांत यह जो है एक गोलाकार एग सेल के अंदर बदल जाता है। यह इस अंड कोशिका के एक अंड कोशिका बनती है गोलाकार जिसे एग सेल बोलते हैं और जिसके अंदर एक ही केंद्रक मौजूद होता है और इसके शीर्ष भाग जो है ये चोंच के रूप में, बीक के रूप में डेवलपमेंट हो जाता है जो कि एक काचाभ क्षेत्र या हाईलाइन एरिया होता है, ट्रांसपेरेंट क्षेत्र होता है जो कि रेसेप्टिव स्पॉट की भांति काम करता है, ग्राही बिंदु की भांति काम करता है और इसका मुख्य कार्य होता है एंथेरोजोइड्स को अपनी तरफ आकर्षित करना। तो इसके शीर्ष भाग या चोंचनुमा भाग के द्वारा जो कि पारदर्शक भाग होता है इसके द्वारा एंथेरोजोइड्स को आकर्षित किया जाता है ताकि निषेचन की प्रक्रिया में सहायता मिले। तो निषेचन में यह बीक जो है यह निषेचन में सहायक होता है। अगला स्टेप हमारा निषेचन, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का सीधा सा मतलब है मेल गेमेट का फीमेल गेमेट के साथ फ्यूजन, नर युग्मक का मादा युग्मक से संयोग जो है यह निषेचन कहलाता है। यहाँ पर नर युग्मक है एंथेरोजोइड और मादा युग्मक है एग सेल या अंड कोशिका। तो इन दोनों का जो संयोग है, संयोजन है, उसे ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ये पूमणु जो है एंथेरोजोइड इनका विमोचन होता है इस छिद्र के द्वारा और जो एग सेल होती है, ऊगोनियम होता है, इसके शीर्ष भाग पर स्थित जो बीक होती है इस बीक पर एक पोर का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर इस पोर का डेवलपमेंट बीक जो है, चोंच जो है, इसकी भित्ति जो है इसका जिलेटिनीकरण हो जाता है। तो जिलेटिनीकरण होने से यहाँ पर एक छिद्र का निर्माण होता है। तो इससे एंथेरोजोइड जो है आसानी से ऊगोनियम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और कई एंथेरोजोइड जो है यह इस छिद्र के द्वारा इस ऊगोनियम में प्रवेश करते हैं। तो ये जो पूमणु जो मुक्त होते हैं इनका विमोचन सामान्यतः सूर्योदय से कुछ समय पूर्व होता है। सूर्योदय से कुछ समय पहले ये एंथेरोजोइड जो है मुक्त होते हैं और इस छिद्र के माध्यम से ऊगोनियम के अंदर प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के उपरांत यहाँ पर हम देखेंगे जब ये प्रवेश कर जाते हैं तब उस समय एक मेल न्यूक्लियस, एंथेरोजोइड जो है इसका मेल न्यूक्लियस और एग सेल का फीमेल न्यूक्लियस, तो फ्यूजिंग और ये मेल न्यूक्लियस और ये फीमेल न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस है एंथेरोजोइड का, फीमेल है ऊगोनियम का, तो एग सेल का, तो इन दोनों का आपस में फ्यूजन हो जाता है। तो इन दोनों न्यूक्लियस का जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने की जो प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया के उपरांत यहाँ पर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण होता है। दोनों के अंदर फ्यूज हो जाते हैं और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है और इसके फलस्वरूप बनी हुई संरचना ये कहलाती है जाइगोट। तो इस प्रकार दोनों केंद्रों को फ्यूज होकर जाइगोट बनाने की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं।
हालांकि जो मेल न्यूक्लियस होता है ये तुरंत ही इसके साथ फ्यूज नहीं होता है, क्योंकि मेल न्यूक्लियस का आकार फीमेल न्यूक्लियस की तुलना में काफी छोटा होता है। तो पहले इस मेल न्यूक्लियस के आकार में वृद्धि होती है, जब दोनों न्यूक्लियस का आकार समान हो जाता है उस समय यह मेल न्यूक्लियस जो है इसका फ्यूजन फीमेल न्यूक्लियस से होता है और दोनों मिलकर जो है इस प्रकार जो है जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट जो है इसका केंद्रक जो है डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित केंद्रक पाया जाता है। तो इस प्रकार से निषेचन के उपरांत जो है डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार नर और अंड केंद्रकों के संयोग से जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट जो है इसके चारों तरफ 3 से 7 परत मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है। यानी जाइगोट जो है इसके चारों तरफ जो भित्ति बनती है बहुत मोटी होती है। जैसा कि हमने बात की थी कि जाइगोट के अंदर तेल की प्रचुर मात्रा होती है और धीरे धीरे इस जाइगोट का रंग जो है हरे से लाल और भूरा हो जाता है, ये गहरे रंग का हो जाता है। और जब अंडदानी की भित्ति उगोनियम की जो वॉल है ये फट जाती है उस समय ये जाइगोट जो मुक्त हो जाता है और अंकुरण से पूरे एक लंबे समय तक यह रेस्टिंग स्टेज में रहता है। यह इसका चिरस्थायी अंग होता है जो इसे लंबे समय तक विपरीत परिस्थितियों से निपटने में सहायता प्रदान करता है। यहां पर हमने ओरिजिनल डायग्राम लिया है कि ये एंथ्रीडियम है, ये है इसके पास में 2 उगोनियम है। तो एंथ्रीडियम जो है इसकी वॉल जो है एंथ्रीडियम फट चुकी है, फटने से जो एंथीरोजोइड मुक्त हो चुके हैं ये एंथीरोजोइड से मुक्त होते हैं और ये उगोनियम है। उगोनियम की ये बीक आप देख पा रहे हो और ये उगोनियम के अंदर उपस्थित एग सेल है। ये ओरिजिनल डायग्राम है जो माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देख पा रहे हैं। तो ये निषेचन के उपरांत का डायग्राम है कि निषेचन के पश्चात एंथ्रीडियम जो है ये फट चुकी है, एंथीरोजोइड मुक्त हो चुके हैं और ये उगोनियम जो है ये मैच्योर कंडीशन में जिसके ऊपर हमें बीक दिखाई दे रही है और बीक जो है यहाँ पर इसकी जो बीक है ये बीक जो है यहाँ से एंथेरोजोइड्स को ग्रहण कर चुकी है। ये एक्चुअल डायग्राम हम देख पा रहे हैं निषेचन का। इसके पश्चात होता है युग्मनज का अंकुरण या जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। जो जाइगोट बनते हैं ये विश्रामावस्था की समाप्ति पर जब रेस्टिंग स्टेज खत्म हो जाती है और परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है उस समय इस जाइगोट का अंकुरण होता है और अंकुरण होकर सीधे ही यंग थैलस का निर्माण होता है। इस जाइगोट के अंकुरण से इससे जो है थैलस बाहर की तरफ निकलता है और कुछ पार्ट राइजोइड बना लेता है और कुछ पार्ट जो है इसके कंप्लीट थैलस का निर्माण कर लेता है। लेकिन इन सभी से पहले एक काम होता है वो है अर्धसूत्री विभाजन। जब इसका अंकुरण होता है तो सबसे पहले इसका जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, म्यूसिस होता है और म्यूसिस के फलस्वरूप इस केंद्रक से 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं और इस प्रकार ये जो 4 केंद्रक बनते हैं लगातार विभाजित होकर सिनोसेटिक थैलस का निर्माण करते हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि इनके अंदर पट का निर्माण नहीं होता है, केवल केंद्रकों में विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य में विभाजन नहीं होता है, इसलिए बनने वाले थैलस के अंदर असंख्य केंद्रक जो है वितरित पाए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वाउचेरिया का लाइफ साइकिल किस प्रकार से होता है। वाउचेरिया जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो सिनजूस्पोर्स है, एप्लेनोस्पोर्स है, काइनेट्स इनके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और पुनः राइट वाउचेरिया के थैलस का निर्माण करता है। वाउचेरिया के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया बनता है जिसके अंदर मेल गैमेट एंथीरोजोइड बनते हैं, दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। इसी प्रकार फीमेल सेक्स ऑर्गन उगोनिया बनता है, इसके अंदर फीमेल गैमेट एग बनते हैं, दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं और इस प्रकार एंथीरोजोइड और एग सेल जो दोनों हैप्लॉइड होते हैं इनका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, संयुग्मन होता है। संयुग्मन से डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट एकमात्र डिप्लॉइड कोशिका है जिसमें अंकुरण के समय तुरंत मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन से पुनः हैप्लॉइड कंडीशन आ जाती है और ये जर्मिनेशन होकर पुनः वाइसेरिया का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार इस पूरे लाइफ साइकिल के दौरान एकमात्र जाइगोट ही डिप्लॉइड सेल होती है तो और बाकी सारी की सारी अवस्थाएं जो है हैप्लॉइड होती है। तो ऐसा लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल कहलाता है। यहाँ पर वाउचेरिया जो है कंप्लीट होता है। 3 पार्ट्स में हमने वाउचेरिया को पढ़ा है। पहले पार्ट में जनरल स्ट्रक्चर, दूसरे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।